सम्मानित मंच और गांव से पधारे हुए सभी ग्रामीण, सभी अधिकारीगण और मेरे भाइयों और बहनों, और क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं लगभग सब जानते हैं। क्यों आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। विश्व में भारत का एक ऐसा संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है, जिसमें किसी को राजा नहीं बनाया गया है। प्रजा ही राजा है, प्रजा स्वतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां उसको अपना नेता चुनने का खुद को अधिकार है। नेताओं को अपने आप को चुनने का अधिकार नहीं है, जनता को नेता चुनने का अधिकार है। और ये संविधान लिखा था बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ दलित नेता थे, दलित नेता थे, और दूसरे कहते थे जो नेता थे जो अपने अपनी जैसी मन की सोचे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाबा साहेब वो नेता थे जिस वक्त संविधान लिखा गया था तब किसी जातियों का, कोई वर्ण का, कोई अपने संविधान में, कानून में किसी जगह नहीं, कोई नाम नहीं दिया गया था। उन्होंने सही है दलित के लिए, दलित उत्थान के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए जरूर उनका सहयोग दिया, क्योंकि उस वक्त वो बहुत पिछड़े हुए थे। उनके साथ तिरस्कार की भावना से देखा जाता। लेकिन ओबीसी वर्ग को भी पहचान बाबा साहेब ने ही दिलवाई थी। ये सच्चाई है। संविधान के अनुच्छेद 140 में 15(4) और 16(4) में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ओबीसी वर्ग का सबसे पहले उपयोग बाबा साहेब ने ही अपने मुंह से लिया था। आप अपने संविधान पढ़ते हो तो उसमें इसको देख सकते हो। उन्होंने सिर्फ एक दलित या सिर्फ एससी कास्ट के लिए नहीं लिखा, उन्होंने पूरा संविधान भारत की हर जनता, हर नागरिक, नीचे से तबका, किसान वर्ग और ऊपर से ऊपर बैठे इंसान के लिए एक समान रूप से लिखा। और उसी संविधान का ये नतीजा है कि आज हम एक मंच पर ऊंची जाति का, नीची जाति का, हर वर्ग एक ही मंच पर बैठते हैं। ये बाबा साहेब की देन है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं राजा हूँ, मैं इस प्रजा को चला सकता हूँ। प्रजा को चलाने का अधिकार प्रजा में है, राजा में नहीं है। ये बाबा साहेब की देन है, ये इस संविधान की देन है। जिस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ये वो भारत का संविधान है। उस वक्त भी राजनीति होती थी। बाबा साहेब ने जब अपना संविधान जब सरकार को सौंपा, उस वक्त भी संविधान को लागू करने में 2 महीने लगे, क्योंकि राजनीति उस वक्त भी चलती थी और आज भी चलती है। राजनीति गंदी नहीं है, राजनेता गंदे है। संविधान सही था, इसलिए उन लोगों के पास बोलने के लिए सब नहीं था। उन्होंने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए उनके कार्य अनुसार, उनके खुद के विवेक अनुसार हर एक पद दिया, हर एक कार्य में वो जगह दी, ताकि हर व्यक्ति को, हर गरीब से गरीब, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। ये बाबा साहेब की देन थी। वो सिर्फ दलित नेता नहीं थे। अगर क्या उस वक्त पढ़े लिखों की कोई कमी थी क्या? क्योंकि उनके पास नॉलेज था। सरकार के उस वक्त सरकार में जो नुमाइंदे थे उनको पता था, क्योंकि बाबा साहेब के अंदर वो काबिलियत थी। काबिलियत के बल पर उन्हें संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ने की वजह से। वो जानते थे वो नीचे तबके की जो कमजोरी थी, उनकी जो मजबूरी थी, उनके साथ जो तिरस्कार होता था उसको वो जानते थे, और कौन करता था उसको भी वो जानते थे, और कौन सरकार में किसका गलत फायदा उठाता था वो भी वो जानते थे। इसलिए उन्होंने संविधान को इस तरीके से लिखा कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, छोटी जाति, बड़ी जाति, सब जाति भेद के अनुसार सबको मिटाकर उन्होंने संविधान को सिर्फ एक ही परिपाटी में लिखा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज हम हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एक ही मंच पर बैठकर एक ही साथ उस कार्यक्रम को निभाते हैं। ये बाबा साहेब की देन है। महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे पहले बाबा साहेब ने अपने विचार रखे थे। सही है, उस वक्त सरकार ने शायद उनकी बात नहीं मानी। और ये मैं बता दूं, जब ओबीसी के लिए सबसे पहले जब बाबा साहेब ने प्रस्ताव रखा था अपना सरकार के समक्ष, उस वक्त सरकार ने बाबा साहेब का वो प्रस्ताव नहीं माना था। इसलिए ये बाबा साहेब भारत के एक पहला ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी सही बात को नहीं मानने के लिए उन्होंने उस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक पद से इस्तीफा नहीं देता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से जीता है। और बाबा साहेब कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिए। वो देश जब तक जिए अपने देश के लिए जिए, अपने देश के लोगों के लिए जिए, और देश के लोगों के लिए ही जीते मरे। वो बाबा साहेब की देन थी।
और रही नेताओं की बात, मैं आज गांव वालों को और सबके सामने एक बात कहता हूँ, राजनीति गंदी नहीं है, राजनेता गंदा है। लोग तो लोगों को लड़ाते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। नेताओं की जो बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि लोग बांटते बांटते जब इंसानों को बढ़ाने में कमी नहीं रही, तो आज की तारीख में भगवान को भी जाति में बांटने लगे। इसका सीधा सीधा जागता उदाहरण है, अभी उन्होंने बजरंगबली को अभी दलित कहा था। भगवान कोई जाति या धर्म के नहीं है, भगवान हमारी आस्था है, भगवान हमारा विश्वास है, भगवान हमारी ताकत है। जब कभी अंधेरा होता है, हमें डर लगता है, तो हम बजरंगबली का नाम लेते हैं, हमारे अंदर एक ताकत संचालित होती है। वो कोई एक जाति विशेष के लिए नहीं है, वो मात्र ऐसे लोग हैं जो राजनीति के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने इंसानों को जब इंसानों के ऊपर बस नहीं चला था, भगवान को लेकर आए बीच में, ताकि भगवान को भी जाति में बांट दो। और वो तभी बांटते हैं जब उन्हें चुनाव आते हैं और वोटों की गरज होती है, चाहे जनता लड़े, चाहे मरे और चाहे धर्म के नाम पे कट जाए। राजनीति गंदी नहीं है, ऐसे कुछ राजनेता गंदे हैं जो लोगों को धर्म के नाम पे लड़ते हैं और भगवान के नाम पे भी लड़ने लगे हैं। और अभी एक नाटक चला था बेटियों के ऊपर, लास्ट में एक बच्ची ने कहा था कि सरपंच साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, तो मैं आपको बता दूं, मेरे भी 2 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटियां ही हैं। और सही है कि बच्चियों का जन्म नहीं, जो भी क्या बोल नहीं सकता मैं उसके लिए, लेकिन मैं आपको एक मेरे जो विचार है वो रखना चाहता हूं। ये सच्चाई है कि आदमखोर भेड़िए फिरते हैं इस संसार में, जिनकी निगाहें हर बच्ची के साथ बहन बेटी के गलत रह सकती है। सरकार ने कानून बनाया है कि शेर अपना राष्ट्रीय जानवर है, ठीक है, उसके लिए, लेकिन उसका आप शिकार नहीं कर सकते हो। लेकिन जब शेर आदमखोर हो जाता है तो उसका आप शिकार कर सकते हो, उसके लिए आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। इसी तरह भारतीय कानून में आत्मरक्षा के लिए आप किसी के ऊपर भी हथियार उठा सकते हो, वो आपके आत्मरक्षा के लिए, वो भी आपके कानून में उसको मंजूरी है। इसीलिए मैं बहन बेटियों को यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी आत्मरक्षा को खुद करें, खुद को इतना मजबूत करें कि कोई भी आदमखोर भेड़िया आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देख सके, और जब भी देखे तो आदमखोर भेड़ियों को मारने का आपको अधिकार है और सरकार ने इसका प्रावधान है। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।